दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा। औषध ऊर्जा मंदिर कई प्रकार के होते थे। इनके 3 स्तर थे। सबसे पहले था प्रथम स्तर का औषध ऊर्जा मंदिर। इनका निर्माण देवतल के सम्राटों के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार के औषध ऊर्जा मंदिर में बहुत ही बड़ी मात्रा में ऐसे देव ऊर्जा फल होते थे जो सोमचक्र मंडल के योद्धाओं को ऊर्जा स्तर बढ़ाने में सहायता करते थे। पर इनका निर्माण हर 10,000 सालों में एक बार होता था। अब इसका मतलब यह नहीं था कि प्रत्येक सम्राट हर 10,000 साल में सफलतापूर्वक एक प्रथम स्तर के औषध ऊर्जा मंदिर का निर्माण कर देता था। देवतल का सम्राट अपने देवतल में शक्ति का केंद्र बिंदु माना जाता था। जो सम्राट बनता था उसे इस प्रकार के औषध ऊर्जा मंदिरों का निर्माण करना पड़ता था। लेकिन उनकी संरचना इतनी मुश्किल होती थी कि लाखों करोड़ों सालों में जाकर एक बार सफलतापूर्वक प्रथम स्तर के औषध ऊर्जा मंदिर का निर्माण पूरा होता था। इसके बाद थे दूसरे स्तर के औषध ऊर्जा मंदिर। इनके अंदर ज्यादातर ऐसे देव ऊर्जा फल होते थे जो चक्रपाल मंडल के योद्धाओं के ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता करते थे। सामान्य तौर पर इनका निर्माण हर 1000 साल में एक बार किया जा सकता था, परंतु बहुत ही कम संभावना होती थी कि इनका निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हो। सबसे आखिर में आते थे तीसरे स्तर के औषध ऊर्जा मंदिर, जिनका निर्माण हर 100 साल में एक बार किया जा सकता था। यह वह जानकारी थी जो देवतल में बहुत ही कम योद्धाओं को पता थी। आकर्ष को यह सारी जानकारी धातु सम्राट अयस के माध्यम से पता चली थी। अब जब उसने दोबारा से गुरुकुल प्रमुख कंक की बात पर विचार किया तो उसे समझ में आने लगा कि पहले स्तर के औषध ऊर्जा मंदिर का यहाँ पर प्रकट होना तो संभव नहीं है। दूसरे स्तर के औषध ऊर्जा मंदिर के प्रकट होने की संभावना भी ठीक ठाक थी, और सबसे अधिक संभावना थी कि यह एक तीसरे स्तर का औषध ऊर्जा मंदिर हो। जैसा भी हो, इतना पक्का था कि उसके ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में काफी मदद कर सकता था। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद आकर्ष महा के साथ उस स्थान के लिए रवाना हो गया। जब वो वहां पर पहुंचा तब उसे एक खुशखबरी सुनने को मिली। 5वें स्तर की उस ताकत ने 6ठे स्तर की कई सारी ताकतों के दबाव में आकर उस औषध ऊर्जा मंदिर के आयाम में प्रवेश करने के द्वार खोल दिए थे। हालांकि यह तुरंत नहीं किया गया था, पर आकर्ष फिर भी इसके लिए खुश था, क्योंकि बिना लड़े ही अब उसे सीधा अंदर प्रवेश मिलने वाला था। सभी 6ठे स्तर की ताकतों को एक एक स्थान दिया गया था, जिसमें नरोत्तम गुरुकुल भी शामिल था। आकर्ष और महा जब नरोत्तम गुरुकुल वाले स्थान पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही एक एल्डर उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। आकर्ष के आते ही उसने प्रणाम किया और वह रास्ता दिखा दिया जहां से वह लोग आयाम में जा सकते थे। आकर्ष और महा दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आयाम के भीतर प्रवेश किया। हमेशा की तरह उसकी आंखों के आगे कुछ देर के लिए तेज रोशनी फैल गई, और जब रोशनी कुछ कम हुई तो उसने अपने आप को एक अलग स्थान पर पाया। उसकी सबसे पहली नजर महा पर गई। उसने देखा कि महा वहां पर नहीं थी। वह इस समय एक ऐसे स्थान पर था जहां पर दुर्लभ जड़ी बूटियां जमीन पर ऐसे लगी थी जैसे घास लगी हो। लगता है यहाँ पर कोई भी 2 लोग एक साथ नहीं आ सकते, एक अनुमान लगाते हुए आकर्ष ने अपने आप से कहा। वैसे देखा जाए तो यह चिंता का विषय नहीं था। महा की वर्तमान ताकत सोमचक्र मंडल के पहले सिद्धांत स्तर में थी। उसने अपने स्थान के सिद्धांत की शक्तियों को भी मध्य स्तर तक सीख लिया था। इसलिए जब तक उसका सामना उपाधि हासिल कर चुके सोमचक्र मंडल के योद्धा से नहीं हो जाता तब तक कोई भी महा के लिए खतरा नहीं था, और ऐसे योद्धाओं का यहाँ पर आना लगभग असंभव था। आकर्ष ने अब जल्दी से जमीन पर लगी सारी जड़ी बूटियों को अपनी जादुई अंगूठी में संरक्षित करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने वहां की पूरी जमीन को खाली कर दिया। हालांकि यह जड़ी बूटियां उसके ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में फिलहाल के लिए कोई भी मदद नहीं करने वाली थी।
सिर्फ गोलियों का निर्माण करके ही वह अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता था। लेकिन इसके लिए पहले दिव्य ज्वाला का अगले स्तर में प्रवेश करना जरूरी था, जो अभी भी तीसरे स्तर में फंसा हुआ था। अब इसका कुछ भी पता नहीं था कि दिव्य ज्वाला चौथे स्तर में कब तक प्रवेश कर पाएगा, इसलिए तब तक के लिए इन जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना सबसे बेहतर विकल्प था। थोड़ी ही देर में आकर्ष की नजर एक पेड़ पर गई, जिस पर इस समय सुनहरे रंग के 3 देव ऊर्जा फल लगे हुए थे। नागशिरा देव ऊर्जा फल, आकर्ष ने उत्साहित होते हुए कहा। नागशिरा देव ऊर्जा फल ऐसा देव ऊर्जा फल था जिसका सेवन करके चक्रपाल मंडल के योद्धा अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते थे। यह आकर्ष के लिए बहुत काम का था। अभी उसके पास सोमचक्र मंडल में प्रवेश करने के लिए सिर्फ 30 साल का समय था। यह फल इसमें काफी मदद कर सकता था। जल्दी से आकर्ष उस पेड़ के पास पहुंचा और उन तीनों फलों को लेने लगा। 2 फलों को तो उसने जैसे तैसे ले लिया, पर जैसे ही उसने तीसरे फल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने जब पीछे देखा तो पाया कि वहां पर कई सारे योद्धा खड़े थे। सभी की आंखें इस समय लालच से भरी हुई थी और उस फल पर टिकी हुई थी जिनको आकर्ष अभी लेने वाला था। आकर्ष ने बस एक पल के लिए उनकी तरफ देखा और फिर तीसरे फल को लेकर अपनी जादुई अंगूठी में रख लिया। जैसे ही फल गायब हुआ, वहां पर आए लोग गुस्से में आकर्ष को घूरने लगे। इसी बीच एक मध्य अवस्था का आदमी आगे बढ़ा और आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश की। वुश! पर जैसे ही उसका प्रहार आकर्ष पर होने वाला था, आकर्ष एकदम से अपने स्थान से गायब हुआ और उसके मुंह के ठीक सामने प्रकट हो गया। स्लैश! अगले ही पल सभी को एक सिर हवा में उड़ता हुआ नजर आया। इस दृश्य ने वहां पर आए योद्धाओं को डरा कर रख दिया। मध्य अवस्था के आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद बाकियों की हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी। यह मध्य अवस्था का आदमी उनके समूह का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। जब वो भी आकर्ष के सामने टिक नहीं पाया था, तो वह लोग तो क्या ही कर सकते थे। तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है, पर ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी ताकत से ज्यादा ले रहे हो। ठीक इसी समय पर एक स्वर सभी को सुनाई दिया। सभी की नजर लगभग एक ही समय पर आसमान की तरफ गई। वहां पर इस समय एक और मध्य अवस्था का आदमी खड़ा था। यह तो एल्डर अवधेश है। हाँ, वो अरुंधति गुरुकुल के शक्तिशाली एल्डरों में से एक है। सुना है कि उनकी ताकत सोमचक्र मंडल के पहले सिद्धांत स्तर में है। लगता है उन्होंने भी इस व्यक्ति को फल लेते देख लिया है और अब खुद इस फल को हासिल करना चाहते हैं। वहां पर खड़े योद्धाओं ने उस दूसरे मध्य अवस्था के आदमी को देखते ही पहचान लिया। अरुंधति गुरुकुल का एल्डर। उस मध्य व्यवस्था की आदमी का परिचय सुनकर भी आकर्ष को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे नजरअंदाज किया और वहां से जाने लगा। अभी उसे और भी संसाधन हासिल करने थे, इसलिए वह लड़ाई में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। पर मध्य अवस्था का आदमी, जिसका नाम अवधेश था, उसे लगा कि शायद आकर्ष डरकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने आकर्ष पर प्रहार कर दिया। स्वेश! उसने अपना अस्त्र प्रकट किया, जो कि एक भाला था। उसने उसे काफी तेजी से आकर्ष की तरफ फेंका। भाला इतनी तेजी से आकर्ष की तरफ गया कि देखने वालों को लगा जैसे किसी भी क्षण आकर्ष मर जाएगा। परंतु आखिरी समय पर अचानक से भाला अपने स्थान से गायब हो गया। यह देखकर वहां पर मौजूद योद्धा और अवधेश सब चौंक पड़े। अवधेश तो यहाँ वहां देखने लगा और अपने भाले को ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी अपना भाला महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भले के साथ उसका संपर्क ही टूट चुका था। मैं तो ऐसे ही जा रहा था, पर लगता है तुम्हें शांति से बात खत्म करने की आदत नहीं है। अब जब प्रहार कर लिया है तो परिणाम का भी सामना करो। एक ठंडी आवाज अवधेश और बाकी सभी योद्धाओं को सुनाई पड़ी। स्विश स्विश स्विश! इससे पहले कि किसी को कुछ समझ में आता, अचानक से अवधेश के आसपास के वातावरण में 3 बड़े छेद हुए और उनसे ऊर्जा की तरंगें निकलकर काफी तेजी से अवधेश की तरफ बढ़ने लगी। आह!
अवधेश दर्द से चीख पड़ा। मात्र 1 सेकंड के भीतर ही उसके अधिकांश अंग कटकर उसके शरीर से अलग हो चुके थे। 2 से 3 सेकंड के भीतर तो उसका शरीर हजारों टुकड़ों में कट चुका था। आसमान से उसके कटे हुए अंग ऐसे बरसने लगे जैसे खून की बारिश हो रही हो। यह नजारा नीचे खड़े योद्धाओं के लिए सिर्फ एक डरावना मंजर नहीं था बल्कि एक चेतावनी थी। सभी की नजर अब एकदम से आकर्ष की तरफ गई जो वहां से काफी दूर निकल चुका था। भले ही उन्होंने आकर्ष को प्रहार करते नहीं देखा था, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि यह प्रहार आकर्ष के द्वारा ही किया गया है। कौन था यह? ऐसे किसी योद्धा के बारे में तो मैंने अभी तक सुना भी नहीं था। पता नहीं, मैं खुद ऐसे योद्धा को पहली बार देख रहा हूं जिसने स्थान के सिद्धांत को इस तरह से सीखा हो। सारे योद्धा आकर्ष की पहचान का पता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी आकर्ष के बारे में नहीं जानता था। इधर आकर्ष इन सभी योद्धाओं से बहुत दूर एक दूसरी जगह पर आ चुका था। यहाँ पर उसे 10 से 12 योद्धाओं का एक और समूह दिखाई दिया जो जल्दबाजी में कहीं पर जाने की कोशिश कर रहा था। सभी एक साथ इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? उन योद्धाओं को देखकर आकर्ष को थोड़ा शक हुआ। इस प्रकार की जगह में अगर कई सारे योद्धा एक ही दिशा में जाएं, तो मतलब बिल्कुल साफ था कि उनके पास किसी न किसी संसाधन की जानकारी है। यही सोचकर आकर्ष ने उनका पीछा करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में इसका अनुमान बिल्कुल सही साबित हो गया। वाकई वे सब लोग एक स्थान पर जा रहे थे जहां पर दिव्यकंदरा नामक एक देव ऊर्जा फल प्रकट हुआ था। यह दिव्य ऊर्जा फल सोमचक्र मंडल के योद्धाओं के लिए बहुत ही उपयोगी था। जहां तक आकर्ष को जानकारी थी, तो अगर सोमचक्र मंडल के पहले सिद्धांत स्तर का योद्धा इसका सेवन कर लेता है तो बहुत जल्द उसका ऊर्जा स्तर दूसरे सिद्धांत स्तर में पहुंच सकता था। यह आकर्ष के लिए तो ज्यादा काम का नहीं था, क्योंकि अभी तक उसने सोमचक्र मंडल के पहले सिद्धांत स्तर में भी प्रवेश नहीं किया था, लेकिन महा के लिए बहुत काम का था। अगर महा की ताकत में वृद्धि होती है तो एक प्रकार से उसी की ताकत बढ़ने वाली थी। उन लोगों की बात सुनकर आकर्ष को यह भी पता चला कि अरुंधति गुरुकुल और नवज्योति गुरुकुल, जो कि इस क्षेत्र में आए सबसे शक्तिशाली गुरुकुलों में से एक थे, दोनों के ही 2 शक्तिशाली सोमचक्र मंडल के योद्धा इस फल के लिए उस स्थान पर पहुंचे हुए हैं। अगर मैं गलत नहीं हो तो यह अरुंधति गुरुकुल वही गुरुकुल है जिसके एल्डर ने थोड़ी देर पहले मुझ पर प्रहार किया था। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा और उन 10 से 12 लोगों के समूह के पीछे पीछे उस स्थान की तरफ जाने लगा। लगभग आधे घंटे बाद वो एक बड़े से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया जहां पर पहले से 60 से 70 के लगभग योद्धा मौजूद थे। सभी 3 समूहों में बंटे हुए थे। सबसे पहला समूह नवज्योति गुरुकुल का था, जिनकी तरफ से एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी नेतृत्व कर रहा था। सभी इसको वरिष्ठ दुर्गेश कहकर संबोधित कर रहे थे। वहीं पर दूसरा समूह अरुंधति गुरुकुल का था। उनकी तरफ से भी एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी नेतृत्व कर रहा था, जिसको सभी वरिष्ठ मुकुल कहकर संबोधित कर रहे थे। आखिर में जो तीसरा समूह था वह इन दोनों समूहों का झगड़ा देख रहा था। दोनों पक्षों को ध्यान से देखने के बाद आकर्ष की नजर चोटी के किनारे पर लगे एक पेड़ की तरफ गई जो नीचे खाई की तरफ थोड़ा झुका हुआ था। इसके ऊपर एक लाल रंग का फल लगा हुआ था जिसकी आभा दूर से ही आकर्षित कर रही थी। दिव्यकंदरा देव ऊर्जा फल। आकर्ष ने उस फल को देखते ही पहचान लिया। मुकुल, इस फल को पहले मैंने देखा था, तो यह फल हमारा है। नवज्योति गुरुकुल के वरिष्ठ दुर्गेश ने कहा। तुम्हारे कहने से क्या होता है, ऐसे तो मैंने भी तुम्हें पहले देखा है, तो क्या इसका मतलब यह हो गया कि तुम मेरे हो? देखने से किसी पर अधिकार नहीं होता, उसके लिए पास में क्षमता भी होनी चाहिए। अरुंधति गुरुकुल के वरिष्ठ मुकुल ने कहा। तो तुम एक फल के लिए अब मुझसे लड़ाई करोगे? नवज्योति गुरुकुल के वरिष्ठ दुर्गेश ने कर्कश स्वर में पूछा। मैं कहाँ लड़ाई करने को कह रहा हूं? लड़ाई तो तुम करना चाहते हो। अगर लड़ाई नहीं करनी है तो चुपचाप यह फल मुझे दे दो और हम यहां से चले जाएंगे। अरुंधति गुरुकुल के वरिष्ठ मुकुल ने कहा। इसी तरह से दोनों के बीच बहस हो रही थी।
आकर्ष ने कुछ देर तक तो दोनों पक्षों की बातें सुनी, उसके बाद वो उब गया। अगर इसी तरह से दोनों के बीच बहस होती रही तो यह फल किसी को भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए आकर्ष आगे बढ़ा और उसने फल को तोड़ने की कोशिश की। पहले तो किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया, पर जैसे ही उसने फल तोड़ दिया तो एकदम से सभी की नजर ऊर्जा के प्रवाह में आए बदलाव पर गई। जब उन्होंने देखा कि फल किसी ने तोड़ लिया है तो दोनों ही पक्ष गुस्से से उबल पड़े। वरिष्ठ मुकुल और वरिष्ठ दुर्गेश दोनों एक साथ आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, पर आकर्ष ने स्थानांतरण तकनीक और स्थानांतरण गति का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचा लिया। आज नहीं, आज मुझे और संसाधन हासिल करने हैं। जब हम यहां से बाहर जाएंगे तब आराम से लड़ाई करेंगे, आकर्ष ने कहा, और उसके बाद दोनों की आश्चर्य और गुस्से से भरी नजरों के आगे से कहीं गायब हो गया। अभी के समय उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि दोनों को यह भी पता नहीं चला था कि कब आकर्ष वहां से गया था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मेरे साथ बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया होता तो अब तक मैं उस देव ऊर्जा फल को ले चुका होता। वरिष्ठ दुर्गेश ने गुस्से से भरे स्वर में वरिष्ठ मुकुल से कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारी गलती मेरी ही है। अगर इतनी क्षमता थी तो उस चोर को क्यों नहीं पकड़ा? वरिष्ठ मुकुल ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे फल से ज्यादा अभी भी दोनों का ध्यान आपसी बहस पर था। अरुंधति गुरुकुल और नवज्योति गुरुकुल के बाकी एल्डरों ने जब यह देखा तो दोनों ने अपना सिर पीट लिया। इन दोनों गुरुकुल में सिर्फ यही दो योद्धा ऐसे थे जो हर बात पर लड़ते रहते थे, और कई बार ऐसा हुआ था जब इन दोनों की लड़ाई का फायदा किसी तीसरे व्यक्ति ने उठाया था। इधर आकर्ष इस समय तक उस पहाड़ से काफी दूर आ चुका था। यहाँ पर उसने सबसे पहले महा से संपर्क किया और पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ पर है। थोड़ी देर में उसे महा के स्थान का पता चल गया। लगभग 4 से 5 घंटे बाद आकर्ष उस स्थान पर भी पहुंच गया। अभी तक आकर्ष ने सिर्फ 2 देव ऊर्जा फल इकट्ठा किए थे, लेकिन महा ने 1 दर्जन से ज्यादा देव ऊर्जा फल इकट्ठे कर लिए थे। इतने सारे देव ऊर्जा फल तुम्हें कैसे मिल गए? क्या यहाँ पर कोई बगीचा था? आकर्ष ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं, यहाँ पर ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर भ्रमजाल बिछा हुआ है। अगर हम इन जालों को तोड़ देते हैं तो इनाम के रूप में हमें इस प्रकार के देव ऊर्जा फल मिल जाते हैं, महा ने जवाब दिया। अभी तक महा ने जितने भी देव ऊर्जा फलों को इकट्ठा किया था वह सब के सब ऐसे देव ऊर्जा फल थे जिनके साथ आकर्ष अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता था। महा के जवाब को सुनकर आकर्ष भी काफी ज्यादा उत्साहित हो गया। अब वह महा के साथ इस प्रकार के क्षेत्र को ढूंढने लगा। सिर्फ एक ही दिन बाद आकर्ष को एक ऐसा क्षेत्र मिल गया। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा और ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब तक आकर्ष और महा दोनों ने 50 से भी अधिक देव ऊर्जा फलों को इकट्ठा कर लिया था। जब दोनों और ऊर्जा फलों की तलाश में थे तभी एक घोषणा उसे पूरे क्षेत्र में हुई। समय समाप्त 3 दिन में होने वाला है। तदोपरांत यह औषध ऊर्जा मंदिर गायब हो जाएगा। सभी प्रतिभागी समय का सही सदुपयोग करें और जल्द से जल्द अपने संसाधन हासिल करें। आकर्ष इस आवाज को पहली बार सुन रहा था, परंतु फिर भी उसने पहचान लिया था कि आवाज किसकी हो सकती है। इस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण देवतल के सम्राट के द्वारा किया जाता था, तो निश्चित रूप से यह आवाज भी उन्हीं की होनी चाहिए थी। महा, क्या कहीं और से तुम्हें देव ऊर्जा फलों की मौजूदगी महसूस हो रही है? आकर्ष ने महा से पूछा। नहीं, आसपास तो कहीं से भी देव ऊर्जा फलों की मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। क्या हम दूसरों से देव ऊर्जा फल लूट ले? महा ने सुझाव देते हुए कहा। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ लोग वहां से होकर जाने लगे। तुम यहाँ? जैसे ही आकर्ष ने उस छोटे से समूह को देखा, उस छोटे से समूह में से भी एक योद्धा ने आकर्ष को पहचान लिया। यह दूसरा समूह नवज्योति गुरुकुल का था और जिस व्यक्ति ने आकर्ष को पहचाना था वह कोई और नहीं बल्कि वरिष्ठ दुर्गेश थे। तुम इसे जानते हो?
इस समय इस समूह के साथ एक और बुजुर्ग अवस्था का आदमी भी मौजूद था। उसने जब वरिष्ठ दुर्गेश के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखा तो आकर्ष की पहचान के बारे में उनसे सवाल किया। साम, यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में मैंने बताया था। वरिष्ठ दुर्गेश ने पास में खड़े दूसरे बुजुर्ग अवस्था के आदमी के सवाल का जवाब देते हुए कहा। वही व्यक्ति। जवाब सुनकर साम नामक व्यक्ति ध्यान से आकर्ष की तरफ देखने लगा। तुम कहना चाहते हो कि यह वही है जिसने तुमसे देव ऊर्जा फल चुराया था? साम ने पुष्टि करने के लिए वापस से वरिष्ठ दुर्गेश से सवाल किया, पर इस बार वरिष्ठ दुर्गेश सवाल के जवाब के लिए रुके नहीं। वह प्रहार करने के लिए आगे बढ़ गए। आकर्ष पर उन्हें पहले ही गुस्सा आया हुआ था, इसलिए सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने अस्त्र को प्रकट कर लिया और आकर्ष पर जानलेवा प्रहार किया। लेकिन इससे पहले कि यह प्रहार आकर्ष पर हो पाता, महा बीच में आ गई और उसने स्थान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक के बाद एक वरिष्ठ दुर्गेश पर प्रहार करने शुरू कर दिए। महा इस समय सोमचक्र मंडल के पहले स्तर में थी। अपनी शक्तियों के साथ मात्र 10 से 15 सेकंड के भीतर ही उसने वरिष्ठ दुर्गेश की ऐसी हालत कर दी कि उनका पूरा चेहरा सूज गया। हालांकि उसने वरिष्ठ दुर्गेश को खत्म नहीं किया, क्योंकि आकर्ष ने इसके लिए मना किया था। आधे घंटे बाद उसी स्थान पर अरुंधति गुरुकुल के सदस्य भी आ गए। उसका वहां पर आना बस एक संयोग था, पर जब वरिष्ठ मुकुल ने देखा कि सामने आकर्ष खड़ा और उससे लड़ने के लिए वहां पर नवज्योति गुरुकुल के सदस्य भी आए हुए हैं, तो वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गए। इस समय पर नवज्योति गुरुकुल के सदस्य पीछे हट चुके थे। यहां तक कि वरिष्ठ दुर्गेश और साम भी आकर्ष से काफी दूर आ चुके थे। मुकुल ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि दुर्गेश और साम कोई योजना बना रहे हैं। यह मेरा शिकार है दुर्गेश। तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम जितना हो सके यहां से दूर रहो, मुकुल ने कर्कश आवाज में दुर्गेश से कहा और फिर अकेले ही आकर्ष को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। 10 मिनट बाद उस पूरी जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। दुर्गेश, मुकुल और साम इस समय तीनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जो पूरी तरह से सूजे हुए थे। कोई भी देखकर साफ बता सकता था कि तीनों की बहुत बुरी तरह से पिटाई की गई थी। तुमने यह जानबूझकर किया ना? वरिष्ठ मुकुल ने अजीब सा चेहरा बनाते हुए वरिष्ठ दुर्गेश से पूछा। क्या? वरिष्ठ दुर्गेश ने बिल्कुल अनजान बनने का दिखावा करते हुए जवाब दिया। वह व्यक्ति, उसने तुम्हें पहले ही लूट लिया था, है ना? तुम जानबूझकर तब भी वहां पर टिके हुए थे ताकि मैं उस व्यक्ति से लड़ाई करूं और अपना सब कुछ खो दूं। वरिष्ठ मुकुल ने कहा। तो मैंने कब कहा था कि तुम उससे लड़ाई करो? लड़ाई करने का फैसला तुम्हारा था, और वैसे भी उस फल के लिए हम दोनों ने उसे गुस्सा दिलाया था, फिर दर्द मैं अकेला क्यों सहन करूं? अपना घर जले तो पड़ोसी का भी जलना चाहिए, तभी तो मजा आता है। हाँ 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 हाँ। वरिष्ठ दुर्गेश ने अचानक से हंसना शुरू कर दिया। उनकी बात सुनकर वरिष्ठ मुकुल का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा, परंतु उन्होंने आगे कुछ भी नहीं कहा। मन ही मन उन्हें भी पता था कि अगर वरिष्ठ दुर्गेश की जगह वह होते तो एक बार तो वह भी यही चाहते कि उनके प्रतिद्वंद्वी की इस तरह से पिटाई हो। गुरुत्व शिखर और अश्वत्थामा। अरुंधति गुरुकुल और नवज्योति गुरुकुल दोनों के सदस्यों से निपटने के बाद आकर्ष और महा कुछ और संसाधनों की खोज करने लगे। इसी तरह से समय बीतता गया और आखिरकार वह समय आ गया जब क्षेत्र बंद होने वाला था। क्षेत्र के बंद होते ही आकर्ष और महा दोनों वापस उसी स्थान पर आ गए जहां पर नरोत्तम गुरुकुल को स्थान दिया गया था। यहां से दोनों वापस उस बर्फीले क्षेत्र के लिए रवाना हो गए जहां पर 30 वर्षों तक दोनों ने साधना की थी। अभी भी उनके पास 30 वर्ष का समय था, इसलिए इतने समय में आकर्ष सोमचक्र मंडल के पहले सिद्धांत स्तर में प्रवेश करना चाहता था। साधना में 20 वर्ष का समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इन 20 वर्षों के समय में महा ने अपने ऊर्जा स्तर में अच्छी खासी वृद्धि कर ली। वह सोमचक्र मंडल के तीसरे सिद्धांत स्तर में पहुंच चुकी थी, जबकि आकर्ष अभी भी चक्रपाल मंडल के 10वें सिद्धांत स्तर में फंसा हुआ था।
वैसे इन 20 सालों के दौरान उसके स्थान की शक्तियों में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली थी। उसकी सारी की सारी शक्तियां अपने मध्य स्तर में प्रवेश कर चुकी थी, सिर्फ एक को छोड़कर। स्थान की मूल शक्ति वह अभी भी अपने निम्न स्तर में ही थी। आकर्ष ने कई बार कोशिश की थी कि उसको भी मध्य स्तर तक सीख ले, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती थी। यह रुकावट क्या थी, इस बार में वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। आखिर में परेशान होकर उसने इस बारे में दिव्य ज्वाला से पूछा। अगर स्थान की मूल शक्ति को आपको मध्य स्तर तक सीखना है तो इसके लिए आपको पहले सोमचक्र मंडल के पहले सिद्धांत स्तर में प्रवेश करना होगा। उसके अलावा दूसरा कोई भी विकल्प नहीं है, दिव्य ज्वाला ने जवाब दिया। पर सोमचक्र मंडल अभी भी मुझसे बहुत दूर है। शिरोमणि क्षेत्र के द्वार खुलने में अब सिर्फ 10 वर्ष का समय शेष रह गया है। इतने कम समय में मेरे लिए सोमचक्र मंडल में प्रवेश करना कहीं से भी संभव नहीं है। एक गहरी सांस लेते हुए आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा, यह मुश्किल है पर यह संभव नहीं है, यह कहना पूरी तरह से गलत है। आपके ऊर्जा स्तर में जो भी वृद्धि होनी थी वह हो चुकी है। अब अगर आप सोमचक्र मंडल में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी कमी कहीं ना कहीं आपके खुद के शरीर के अंदर है। आपको पहले उसे ढूंढना होगा कि आखिर किस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दिव्य ज्वाला ने जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष कुछ फलों के लिए सोचने पर मजबूर हो गया। इसी सोच के साथ वो ध्यान साधना में चला गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। दिन पर दिन साल पर साल बीतने लगे। इसी तरह 9 वर्ष बीत गए। अब बस 1 वर्ष का समय शेष रह गया था, जिसके बाद शिरोमणि क्षेत्र के द्वार खुलने वाले थे। पूरे जनपद में अभी से तैयारी शुरू हो चुकी थी। लोग इसको लेकर बातें कर रहे थे। हर तरफ इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। यह इसलिए भी था क्योंकि अब की बार शिरोमणि क्षेत्र में जो भी अच्छा स्थान हासिल करने वाला था उसे पहले स्तर की 3 बड़ी ताकतों के साथ जुड़ने का अवसर मिलने वाला था। इनमें एक तो गुरुकुल था, जिसको सब किराडू गुरुकुल के नाम से जानते थे। बाकी के 2 परिवार थे। यह दोनों परिवार ही अच्छे स्थान हासिल करने वाले सोमचक्र मंडल के योद्धाओं को शिष्यों के रूप में स्वीकार करने वाले थे। वहीं पर जो किराडू गुरुकुल था उसने इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं की थी। किराडू गुरुकुल अपने आप में बहुत ही अलग गुरुकुल था। एक बार के लिए दोनों परिवार किसी को अपना शिष्य बनने का प्रस्ताव दे सकते थे, लेकिन किराडू गुरुकुल ने पिछले 10,000 सालों में ऐसा एक बार भी नहीं किया था। हाँ, कोई अच्छा स्थान हासिल करने के बाद किराडू गुरुकुल में अपनी इच्छा से शामिल हो सकता था, लेकिन किराडू गुरुकुल सामने से किसी को प्रस्ताव नहीं देता था। दिन पर दिन गुजरने लगे और 11 महीने बीत गए। शिरोमणि क्षेत्र में प्रवेश करने के द्वार अब खुलने शुरू हो चुके थे। कई प्रतिभाशाली और शक्तिशाली योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर चुके थे, परंतु आकर्ष अभी भी अपनी साधना में डूबा हुआ था। अब जाकर उसे थोड़ा बहुत समय का बोध होने लगा था, क्योंकि अब वह साधना पर पूरी तरह से ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अभी तक उसके ऊर्जा स्तर में वृद्धि नहीं हुई थी, और जब तक वो सोमचक्र मंडल का योद्धा नहीं बन जाता शिरोमणि क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। अभी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। आखिर में उसने फैसला किया कि वो उस सैन्य श्रेणी के अस्त्र का प्रयोग करेगा जो कुछ समय के लिए उसको सोमचक्र मंडल का योद्धा बना सकता था। क्षेत्र के भीतर प्रवेश करने के लिए सोमचक्र मंडल का योद्धा होना जरूरी था। अब इससे क्या फर्क पड़ता था कि वह उसका वास्तविक ऊर्जा स्तर हो या फिर आभासी ऊर्जा स्तर। इस बारे में उसने गुरुकुल प्रमुख कंक से बात की। आपका उपाय तो काफी अच्छा है, पर आप यह बताइए कि क्षेत्र के भीतर जाकर आप फिर क्या करेंगे, गुरुकुल प्रमुख कंक ने पूछा। मतलब? आकर्ष ने उलझन भरे स्वर में सवाल किया। मतलब यह है कि इस प्रकार का अस्त्र बस कुछ समय के लिए आपको वह ताकत देगा, पर जैसे ही आप अपनी ताकत का प्रयोग करेंगे तो आप फिर से चक्रपाल मंडल के 10वें सिद्धांत स्तर के योद्धा बन जाएंगे। और एक बार जैसे ही आपका ऊर्जा स्तर चक्रपाल मंडल में आ गया तो अपने आप क्षेत्र से बाहर आ जाएंगे।
तो फिर अंदर जाने का फायदा क्या हुआ? गुरुकुल प्रमुख ने समझाया। यह सुनकर आकर्ष की सारी खुशी एक ही पल में गायब हो गई। इस नजरिए से तो उसने सोचा ही नहीं था। अगर सच में उसका ऊर्जा स्तर ही गिर गया तो फिर क्षेत्र के भीतर जाने का मतलब क्या रह जाएगा? वैसे वरिष्ठ, आपके पास सच में इस प्रकार का सैन्य श्रेणी का अस्त्र है क्या? आकर्ष को इतना खोया देखकर गुरुकुल प्रमुख कंक ने पूछा। सच से क्या मतलब? मेरे पास है ऐसा अस्त्र, आकर्ष ने जवाब दिया। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस अस्त्र की मदद से आप अपने ऊर्जा स्तर को सोमचक्र मंडल के पहले सिद्धांत स्तर में पहुंचा दें। एक बार सोमचक्र मंडल में प्रवेश कर लिया तो उसके बाद आप साधना करके यह समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके ऊर्जा स्तर में रुकावट क्या आ रही है। फिर भले ही आपका ऊर्जा स्तर गिर जाए, लेकिन आपके वास्तविक ऊर्जा स्तर में वृद्धि हो जाएगी। वैसे भी यह अस्त्र आपके ज्यादा दिन काम में नहीं आने वाला, तो इसको इस्तेमाल करने का इससे बेहतर समय और कोई भी नहीं होगा, गुरुकुल प्रमुख कंक ने सुझाव दिया। अरे हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? गुरुकुल प्रमुख कंक का यह सुझाव आकर्ष की बौद्धिक क्षमता के द्वार को खोलने का काम कर गया। चिंता और उलझन में अक्सर जवाब सामने होता है, लेकिन कोई भी देख नहीं पाता। आकर्ष के साथ भी इस समय ऐसा ही हो रहा था। धन्यवाद गुरुकुल प्रमुख। आकर्ष ने सीधा गुरुकुल प्रमुख का आभार प्रकट किया और उसके बाद फिर से साधना में बैठ गया। परंतु इस बार पूरी तरह से साधना में डूबने से पहले उसने अपने उस सैन्य श्रेणी के अस्त्र का प्रयोग करके अपने ऊर्जा स्तर को सोमचक्र मंडल के पहले सिद्धांत स्तर में पहुंचा दिया। इस अस्त्र का प्रयोग पूरे समय में सिर्फ 3 बार किया जा सकता था। आज जब उसने आखिरी बार अस्त्र का प्रयोग किया तो उसी के साथ अस्त्र गायब हो गया। लाल द्रव की बूंद आकर्ष की नसों से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैलने लगी। साधना में जाते ही उसने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से रोक लिया। ना तो मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से वह अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहता था। इसी तरह 30 दिन बीत गए। क्षेत्र के द्वार खुले हुए अब तक 1 महीना हो चुका था। क्षेत्र में मुकाबला शुरू हो चुका था। इस क्षेत्र के द्वार सिर्फ 2 दिनों तक खुले रहने वाले थे। उसके बाद अपने आप द्वार बंद होने वाले थे और फिर दोबारा तभी खुलने वाले थे जब आवश्यक शर्तें पूरी हो जाएं। बूम! इधर बर्फीली मांद में आज आकर्ष के शरीर में एक छोटा सा विस्फोट हुआ और हल्के बैंगनी व सुनहरे रंग की ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। यह संकेत था कि उसने सफलतापूर्वक सोमचक्र मंडल के पहले सिद्धांत स्तर में प्रवेश कर लिया था। पर अब की बार वाला ऊर्जा स्तर आभासी ऊर्जा स्तर नहीं था, बल्कि उसका वास्तविक ऊर्जा स्तर था। संयोग से जिस समय उसने अपनी आंखें खोली उसी समय गुरुकुल प्रमुख कंक भी उससे मिलने आए। द्वार सिर्फ 2 और दिनों तक खुला रहेगा। बेहतर यही रहेगा कि आप आज ही प्रस्थान कर ले, गुरुकुल प्रमुख कंक ने आकर्ष से कहा। उनकी बात पर अमल करते हुए आकर्ष ने सबसे पहले महा को सूचित किया। उसके आने के बाद दोनों ने गुरुकुल प्रमुख से विदा ली और उस स्थान की तरफ रवाना हो गए जहां पर शिरोमणि क्षेत्र में प्रवेश करने का द्वार था। उनकी रफ्तार के साथ उस जगह पर पहुंचने में उन्हें मुश्किल से 2 से 3 घंटे का समय लगा। जब दोनों क्षेत्र के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही लोगों की काफी बड़ी भीड़ आई हुई थी। हमेशा की भांति इस बार भी महा ने काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, परंतु इस बार किसी ने भी आगे बढ़कर उनके लिए समस्या पैदा करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर हर कोई जानता था कि अगर कोई 1000 वर्ष से कम उम्र का योद्धा सोमचक्र मंडल में प्रवेश कर लेता है तो निश्चित रूप से उस पर काफी बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च किए गए होंगे, जो किसी सामान्य ताकत के बस की बात नहीं थी। शिरोमणि क्षेत्र का द्वार बिल्कुल वैसा ही था जैसे उच्च स्तर का द्वार था। बस उच्च स्तर के क्षेत्र के द्वार में प्रवेश करने के लिए एक सोच की आवश्यकता पड़ती थी, जबकि यहाँ पर भौतिक रूप से द्वार के भीतर प्रवेश करना पड़ता था। बाकी द्वार की कार्य प्रणाली बिल्कुल पहले जैसी ही थी। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले दोनों की आंखों के सामने तेज रोशनी फैल गई और जब चमक कुछ कम हुई तो दोनों ने अपने आप को एक बिल्कुल ही नए क्षेत्र में पाया।
जिस जगह पर दोनों प्रकट हुए थे, दोनों वहां पर अकेले नहीं थे। वहां पर उनके अलावा भी कई सारे लोग आए हुए थे जो इस समय उस क्षेत्र के बारे में ही बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो आकर्ष ने वहां की पूरी संरचना पर ध्यान दिया। वह लोग इस समय आसमान में थे। बादल भी उनके पैरों के काफी नीचे थे। लेकिन हाँ, सामने की तरफ कई सारी पहाड़ियां नजर आ रही थी। इसके अलावा फिलहाल के लिए वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो ध्यान खींचने के लायक था। बड़ी अजीब जगह है। इस प्रकार के क्षेत्र को मैंने पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर कुछ तो विचित्र है। महा ने आकर्ष का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम्हें भी महसूस हुआ? आकर्ष ने पूछा। जिस पर महा ने धीरे से अपना सिर सहमति महल आया। यहाँ पर कुछ अजीब महसूस तो उसे भी हो रहा था, पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह एहसास था क्या। ऊर्जा आध्यात्मिक थी परंतु शुद्ध नहीं थी। गुरुत्व शिखर की चढ़ाई इस बार भी काफी मुश्किल होने वाली है। अचानक से एक व्यक्ति की आवाज ने आकर्ष का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जब उसने आसपास देखा तो पाया कि उससे कुछ ही दूरी पर 5-6 लोग खड़े थे जो किसी गुरुत्व शिखर की बात कर रहे थे। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर जब उसने ध्यान से उनकी बातें सुनी तब जाकर यह शिरोमणि क्षेत्र और इसका गुरुत्व शिखर आकर्ष के लिए पारदर्शी होने लगा। गुरुत्व शिखर, जो पहाड़ियां अभी आकर्ष ने देखी थी, उन्हें गुरुत्व शिखर कहा जा रहा था। ऐसा कहने के पीछे एक कारण भी था। अधिकांश शिष्यों को और योद्धाओं को इन पहाड़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती थी। हर एक कदम के साथ उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता था। अगर कोई भी योद्धा चढ़ाई पूरी कर लेता था तो उसे इनाम मिलता था। यहाँ पर कई योद्धाओं ने अपने खिताब बनाए थे। अगर कोई उनके खिताब को तोड़ दे तो उसे तो और भी विशेष इनाम मिलने वाला था। उन लोगों की बातें सुनने के बाद आकर्ष को कुछ योद्धाओं के नाम पता चले जिन्होंने यह खिताब अपने नाम दर्ज करवाए थे। इनमें सबसे पहला नाम तो अश्वत्थामा था। यह नाम किसी और का नहीं बल्कि किराडू गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख का था। उन्होंने जो खिताब बनाया था उसको पिछले कई हजार सालों से कोई भी नहीं तोड़ पाया था। 30,000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना, यह वो आखिरी बिंदु था जिसको चढ़ने योग्य माना जा सकता था। इस पूरे शिरोमणि क्षेत्र में कुल 99 पहाड़ियां थी। प्रत्येक पहाड़ी पर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता था। चक्रपाल मंडल के योद्धाओं के लिए यहाँ का दबाव सहन करना मुश्किल था, लेकिन सोमचक्र मंडल के योद्धा यहाँ पर एक सामान्य रफ्तार के साथ भी एक कदम में कम से कम 10 मीटर की दूरी तय कर सकते थे। अब पता नहीं यह जानबूझकर किया गया था या क्षेत्र की संरचना ही ऐसी थी, लेकिन प्रत्येक पहाड़ी 30,000 मीटर ऊंची थी और प्रत्येक पहाड़ी का शिखर बादलों से ढका हुआ था, जैसे किसी ने लकीर खींच दी हो। जब आकर्ष और महा बाकी योद्धाओं के साथ पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर सीढ़ियां बनी हुई थी। सीढ़ी पर रखा प्रत्येक कदम लगभग 10 मीटर के बराबर था। वह तो युग है ना? हाँ वही है। वो हस्तिका गुरुकुल के 3 सबसे प्रतिभाशाली सोमचक्र मंडल के योद्धाओं में से एक है। मैंने भी उसके बारे में सुना है। अभी उसकी उम्र 1000 वर्ष से कम है, परंतु फिर भी उसकी ताकत को चुनौती देने वाले योद्धा यहाँ पर ना के बराबर है। जिस रफ्तार से वह चढ़ाई कर रहा है, मुझे लगता है कि काफी आसानी से सूची में अपना नाम दर्ज करवा देगा। हाँ, हर योद्धा जो 2000 कदम चल लेता है, यानी कि 20,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उसको अपना नाम दर्ज करवाने का मौका मिलता है और वही नाम बाहर सूची में नजर आता है। कई सारे योद्धा पहाड़ी पर चढ़ रहे एक युवक की तरफ इशारा करते हुए चर्चा कर रहे थे। उनकी चर्चाओं ने आकर्ष का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा। वह भी ध्यान से उस युवक की तरफ देखने लगा जिसके बारे में बात हो रही थी। इस युवक ने बिल्कुल उसी के तरह काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। काफी तेजी से वह पहाड़ी पर चढ़ रहा था। मात्र 5 मिनट के भीतर ही उसने 10,000 मीटर की चढ़ाई कर ली थी। जैसे ही उसने 1000 कदम तय किए, उसकी रफ्तार धीरे धीरे करके कम होने लगी। आकर्ष और महा के लिए अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था।
हम भी कोशिश करें। महा ने आकर्ष से पूछा। जैसा तुम्हें ठीक लगे, आकर्ष ने जवाब दिया। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए दोनों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और पहाड़ी पर चढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, सामने की तरफ से हल्का सा दबाव पड़ा, जिस कारण से दोनों को अपने हाथ छोड़ने पड़े। मतलब बिल्कुल साफ था कि प्रत्येक योद्धा को अपनी खुद की क्षमता पर ही आगे बढ़ना था। वुश वुश। दोनों ने इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल काफी तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। दोनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के भीतर ही दोनों 1000 सीढ़ियां चढ़ चुके थे। यहां पर अब दोनों को दबाव थोड़ा तेज महसूस होने लगा। गुरुत्वाकर्षण बल तेज हो रहा था जो उन दोनों का वजन बढ़ा रहा था। इसके बावजूद दोनों की रफ्तार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि रफ्तार पहले की जितनी तेज तो नहीं थी, लेकिन अभी भी इतनी तेज तो थी कि थोड़ी ही देर में युग के बराबर पहुंचने वाले थे। नीचे खड़े योद्धाओं ने जब यह नजारा देखा तो सभी हक्के बक्के रह गए। यह क्या है? यह सच में हो रहा है या बस मेरा भ्रम है? एक योद्धा ने चौंकते हुए पूछा। यह तुम्हारा भ्रम नहीं है, बल्कि सच में हो रहा है। वह युवक और महिला दोनों बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इस रफ्तार से तो उन्हें युग के बराबर पहुंचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। पास में खड़े दूसरे योद्धा ने कहा। उसने अपनी बात खत्म की ही थी तभी आकर्ष और युग के बीच की दूरी काफी कम हो गई। युग अभी 1700 सीढ़ियां चढ़ चुका था, जबकि आकर्ष और महा दोनों 1400 सीढ़ियां चढ़ चुके थे। दोनों अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब तक युग 1900 सीढ़ियां चढ़ा, आकर्ष और महा दोनों उसके बराबर पहुंच गए। यह दोनों कौन है? दो अपरिचित लोगों को अपने बराबर आया देखकर युग ने दोनों की तरफ ध्यान से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगा। युग एक पहले स्तर की ताकत से संबंध रखता था, इसलिए भले ही बाकी की पहले स्तर की ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उन ताकतों से जुड़े सभी प्रतिभाशाली योद्धाओं को वह जानता था। उसे अच्छे से याद था कि इन दोनों योद्धाओं को उसने आज से पहले कभी भी किसी ताकत के साथ नहीं देखा था। जरूर यह लोग बाहर से आए होंगे, युग ने मन ही मन अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। यह सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था। इस बीच आकर्ष और महा दोनों युग से बहुत आगे निकल गए थे। दोनों ने अब तक 2000 कदम चढ़ लिए थे, यानी कि कुल 20,000 मीटर की ऊंचाई पर थे। कुल यात्रा का 2/3 रास्ता वो पार कर चुके थे। अब बस आखिरी के 1000 कदम शेष रह गए थे। दोनों ने जैसे ही 2001वीं सीढ़ी पर कदम रखा, दोनों पर दबाव और भी तेज हो गया। पहले अगर दोनों पर 2 गुना दबाव लग रहा था, तो अब सीधा 5 गुना दबाव लगने लगा था। इसके साथ दोनों को आगे की तरफ एक दीवार भी महसूस हो रही थी जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। पहले अपना नाम दर्ज करो, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हो। एकदम से दोनों को किसी का स्वर सुनाई पड़ा। दोनों यहाँ वहाँ देखने लगे, तभी उनके सामने कलमें प्रकट हुई। दोनों को इसका इस्तेमाल करते हुए अपना वास्तविक नाम लिखना था, उसके बाद ही दोनों आगे बढ़ सकते थे। दोनों ने कलम उठाई और हवा में ही अपना नाम लिखने लगे। महा 2001 कदम, आकर्ष 2001 कदम। जैसे ही दोनों ने अपना नाम लिखा, तुरंत से सूचना पट पर दोनों का नाम प्रदर्शित होने लगा। इस समय पर उसी सूचना पट पर और भी कई सारे योद्धाओं का नाम दर्ज था। कुछ 2100 कदम चढ़े थे, तो कुछ 2200 कदम चढ़ चुके थे। ऐसे योद्धाओं की नाम सूची में अभी आकर्ष और महा दोनों का नाम काफी पीछे था। पर यह ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था। अभी के समय पूरे सूचना पट पर आकर्ष और महा के नाम को मिलाकर कुल 22 नाम मौजूद थे। अभी तो दोनों आखिर में थे, लेकिन बहुत जल्द उनके स्थान में वृद्धि होने लगी। यहां से हर 100 कदम के बाद गुरुत्वाकर्षण बल तेज होता जा रहा था। जैसे तैसे करके दोनों ने 2200 कदमों की चढ़ाई की। उसके बाद दोनों की रफ्तार कुछ और हद तक कम हो गई।
अब आखिरकार आकर्ष ने अपने सिद्धांत की शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया। अभी तक उसने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करना निषेध होगा। पर जब उसने देखा कि बाकी सब लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं, तो उसने भी कोई संकोच नहीं किया। उसके पीछे पीछे महा ने भी अपने स्थान की शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों फिर से तेज रफ्तार के साथ ऊपर चढ़ने लगे। शक्ति के 3 स्तर होते थे, निम्न स्तर, मध्य स्तर और सबसे आखिर में उच्च स्तर। अभी के समय आकर्ष की सारी शक्तियां मध्य स्तर पर थी। अगर उसे उन शक्तियों के उच्च स्तर में पहुंचना था तो सबसे पहले सोमचक्र मंडल में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। लेकिन आकर्ष को ऐसा करने का कभी मौका ही नहीं मिला। उसके पास बौद्धिक पदार्थ था जिसका इस्तेमाल वह कर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने सोमचक्र मंडल में प्रवेश किया तो उसे सीधा यहाँ पर आना पड़ा, जिस वजह से वह उस बौद्धिक पदार्थ का इस्तेमाल करके अपने उच्च स्तर की शक्तियों को हासिल ही नहीं कर पाया। सिर्फ अपनी मध्य स्तर की शक्तियों के साथ ही आकर्ष और महा दोनों 2600 कदम तक चढ़ गए। अब आकर्ष को थोड़ी मुश्किल होने लगी। हालांकि महा पर अभी भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। महा, तुम मेरा इंतजार मत करो, तुम आगे बढ़ो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। आकर्ष ने महा से कहा। ठीक है। आकर्ष से अनुमति मिलते ही महा ने अपनी पूरी रफ्तार से चढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वह 5वें स्थान पर पहुंच गई। फिर चौथे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर और सबसे आखिर में पहले स्थान पर चली गई। अभी के समय सूचना पट में उसका नाम सबसे ऊपर था। वह सभी लोग जो सूचना पट पर नजर रखे हुए थे, सभी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। महा नाम के किसी भी योद्धा के बारे में उन्होंने पहले कभी भी नहीं सुना था, इसलिए हर कोई सवाल कर रहा था कि आखिर यह महा है कौन। दूसरी तरफ आकर्ष धीरे धीरे चढ़ाई कर रहा था। आगे की चढ़ाई मुश्किल तो लग रही थी, लेकिन आकर्ष को विश्वास था कि अपनी वर्तमान क्षमता के साथ भी वो 3000 कदम की चढ़ाई तो कर सकता है। बस थोड़ा और दौड़। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने आप से कहा।